हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और हम आज देखने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा का राजस्थान जीके प्लस जो आपका सामान्य ज्ञान दे रखा है राजस्थान का 80 अंक प्लस 50 अंक का मतलब 130 अंक का, उस पर हम आ चुके हैं ब्रह्मास्त्र 6 पर। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों 5 क्लासें हो चुकी है और ये है आज छठी क्लास। सारे वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सभी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो इस क्लास के नियम में बता देता हूं, बिल्कुल पैटर्न आधारित है आपके परीक्षा के अनुसार, ठीक है ना। हर क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री तीनों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं इसके अंदर, बिल्कुल सिलेबस के पॉइंट बिंदु के अनुसार। जिस तरह से आप एग्जाम दोगे ना उसी तरह के अनुभव यहां पर फील करोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों, और यहां के क्वेश्चन को अच्छे से करिए जिस तरह हम एग्जाम में करते हैं वैसे ही, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड का क्षेत्रफल कितना है। कहने का मतलब यह हुआ कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है और है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, यह बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे कृषि जलवायु खंड की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु खंड को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 10 खंड है। ये ध्यान रखना, कितने जोन में बांटा हुआ है? 10 के अंदर। और हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु जो खंड है ना वो है हमारा कौन सा? फर्स्ट सी वाला जो खंड है हमारा वो है जिसमें जिला आता है एक तो जैसलमेर और एक आता है बीकानेर और एक जिला आता है चूरू, ठीक है। तो ये सबसे बड़े कृषि जलवायु खंड के अंदर आते हैं और इसको जाना जाता है किसके नाम से? आंशिक शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से, है ना। शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इस वाले जलवायु खंड को, शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर ये जिले आते हैं। अब ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड तो है पर इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताना है आप लोगों को। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7.70 मिलियन हेक्टेयर है। इस चीज का बेहद अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक है। 7.70 मिलियन हेक्टेयर है, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और कृषि जलवायु खंड याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में, ये राजस्थान के हमारे ज्योग्राफी के अंदर जो उद्योग वाला चैप्टर है उस वाले सिलेबस से है, ठीक है, मतलब उस वाले चैप्टर से है। राजस्थान में नोटों की शाही बनाने वाला कारखाना कहां पर स्थित है? बिल्कुल जो सिलेबस आपको दे रखा है ना उसके आधार पर चल रहे हैं हम पूरी तरीके से। राजस्थान में नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? भिवाड़ी अलवर में है या अजमेर में है या टपोगड़ा में है या तिजारा में है? तो ध्यान रहे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी रखा है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ देखते हैं। यह है राजस्थान की जनसंख्या से, किससे है? राजस्थान की जनसंख्या से। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम क्या है? मतलब राजस्थान के अंदर लिंगानुपात वाले जिले जो बताए गए हैं वो बताने हैं आपको यहां पर, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की अगर हम बात करें तो एक तो आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994 व्यक्ति, है ना। 994 है, कितना है? 994 महिला वाला, ठीक है, ध्यान रखना। डूंगरपुर का कितना है? 994 है, 994 है, 994 है, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया है। उसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर पे जो जिला आता है लिंगानुपात में वो आता है राजसमंद। कौन सा जिला आता है? राजसमंद आता है। तो यहीं पे राजसमंद है, बाकी और ऑप्शन में राजसमंद यहां भी है, ठीक है। उसके बाद आता है पाली, बिल्कुल सही बात है, यहां भी पाली दे रखा है। यहां पे आ गया प्रतापगढ़ और ये आ गया बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा नहीं है, क्या है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हमारे 5 जिले हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली। ध्यान रखना इसका 990 लगभग है, इसका 987 है और इसका 983 है और इसका 980 है। ध्यान रखना डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं हमारे राजस्थान के, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 देखो, मरु विकास कार्यक्रम बेहद इंपॉर्टेंट है, अधिकतर छपता है बार बार एग्जाम में। मरु विकास कार्यक्रम के संबंध में कौन सा सही विकल्प नहीं है ये बताना है। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो हर एक नंबर का अलग अलग क्वेश्चन है, अगर फैक्ट वाला भी बन सकता है आपके सामने। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 78, ध्यान रखना ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है, ये वाला सन ध्यान रख लेना। इसमें क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था मरु विकास कार्यक्रम, ये सन बहुत इंपोर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं याद रखना एग्जाम के लिए,
ठीक है। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग केंद्र का 75 अनुपात है और इसका 25 है। तो केंद्र और राज्य का अनुपात 75 और 25 है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये राज्य के 20 से अधिक जिलों में चल रहा था। चलो आगे बात करते हैं हम। इसमें विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है। हाँ, ये भी बात सत्य है, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है। पर क्या ये लगाएंगे कि हम ऑप्शन? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही विकल्प नहीं है। तो ये वाला विकल्प सही नहीं है। ये राज्य के 20 जिलों से नहीं 16 जिलों में चला था पहले। कितने जिलों में? 16 जिलों में, जो वर्तमान में बंद हो चुका है। ये राज्य के 16 जिलों में चला है। तो ये वाला ऑप्शन गलत दे रखा है, ध्यान रखें इस बात का। चलो, और यहां से आप क्वेश्चन करने का तरीका भी सीखे, किस तरह के पैटर्न आपके बनते हैं एग्जाम में। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का रेल नेटवर्क। राजस्थान का रेल नेटवर्क उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। देखो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का रेलवे नेटवर्क किस जोन के अंतर्गत आता है। हमारा राजस्थान आता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। कहां पे? जिसका मुख्यालय बोलो जयपुर में है। ये कब स्थापित किया गया था, ये बताना है कि कब स्थापित किया गया था उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का जो हमारा मुख्यालय है जयपुर। तो ये बताओ कि राजस्थान का रेल नेटवर्क उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। ये कब स्थापित किया गया था, ये बताना है। बताओ 14 जून। 14 जून तो सब में आ रहा है, तो 14 जून 2002 में स्थापित किया गया था। कब? 14 जून 2002 में। फिर देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। राजस्थान सरकार के द्वारा, है ना, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? साथ में पवन भी और सौर भी है, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की गई है? बताओ, सन 2000 या 2019 या 2020 या 2021? तो ध्यान रखें 19 दिसंबर 2019 के लगभग राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड नीति घोषित की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7। देखो क्वेश्चन संख्या 7, वो हमारा जो निकला था अभी क्वेश्चन, वो किससे था? ऊर्जा संसाधन से, जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं। राजस्थान के किस जिले के वन्य जीव शुभंकर के नाम जैसा ही, है ना, नाम जैसा ही राजस्थान में सबसे बड़े खारी पानी की झील भी है। मतलब राजस्थान के अंदर ऐसा शुभंकर बताना है जिसके नाम पर, जिसके जैसा नाम है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। तो बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है। कौन सी है? सांबर है। कौन सी है? सांबर है। और सांबर के नाम की बात करें तो कहां का वन्य जीव शुभंकर है? अलवर का है। कहां का है? अलवर का ही शुभंकर है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अलवर का शुभंकर कौन सा आएगा? सांबर है। क्या है? सांबर। और सांबर के नाम पे ही हमारे क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ठीक है, पर यहां यूं नहीं बताना कि सांबर झील कहां है, ये थोड़ी पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यूं पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले के वन्य जीव शुभंकर के नाम जैसी ही क्या है? हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ठीक है, फिर देखो आगे की हम बात करें तो अलवर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नागौर का जो शुभंकर आएगा वो आएगा राजहंस। ठीक है, जयपुर का जो शुभंकर आएगा ये आएगा चीतल, ध्यान रखना। और श्री गंगानगर का जो शुभंकर आएगा वो आएगा चिंकारा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा किससे संबंधित है? वन से संबंधित है। किससे है? वनों से। प्रशासनिक दृष्टि से वनों के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। अब हमारे यहाँ पे जो प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है ना, प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है उनमें आरक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो तो कितना है? 37.5% है। कितना है बताओ? 37.5% तो हमारे यहां पर आरक्षित वन ही है। ठीक है, और सुरक्षित और संरक्षित वन जो कि सबसे ज्यादा है प्रशासनिक वनों के अंतर्गत। ठीक है, तो सुरक्षित और संरक्षित वन है 56.49% है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक है? तो ध्यान दे, सुरक्षित और संरक्षित वन जो है ये सर्वाधिक है,
51.49% है। अवगीकृत वन की बात करें तो 6.46% है राजस्थान के अंदर, यह भी सही है। प्रशासनिक दृष्टि से हम बात करें, प्रशासनिक दृष्टि से वनों के संबंध में बात करें तो कम क्षेत्रफल किसका है? अवगीकृत वनों का है 6.46। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि उपरोक्त सभी गलत हैं। यही तो बात गलत हुई, क्योंकि उपरोक्त सभी तो सही है और डी ऑप्शन में क्या लिख रहा है? उपरोक्त सभी गलत हैं। तो ये बात क्या हो गई? यहां पे गलत हो गई, क्योंकि कौन सा संबंध में सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहां तो उपरोक्त सभी क्या है? सही है ना। ठीक है, देखो कितना अच्छा पैटर्न है ये। फिर बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। देखो, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना के संबंध में, अब ये जो क्वेश्चन है ये है कहां से? सिंचाई परियोजना से। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है तो बताना है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर ध्यान रखना। फिर देखो, सोम कागदर परियोजना राज संबंध में है क्या? नौहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू से संबंधित है क्या? सावन भादो परियोजना कोटा से संबंधित है क्या? पर यह ध्यान रखना, सोम कागदर परियोजना राज संबंध से संबंधित नहीं है। यह कहां से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। इस चीज का आप काफी अच्छा ध्यान रखें। उसके बाद आपको याद रखना है, नर्मदा सिंचाई परियोजना की बात करें तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, स्प्रिंकलर या फिर बूंद बूंद, है ना, ऐसे भी आ सकता है, स्प्रिंकलर या फिर बूंद बूंद सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? नर्मदा फव्वारा सिंचाई परियोजना भी पूछा जा सकता है, किससे संबंधित है? नर्मदा सिंचाई परियोजना से। तो यहां पे असंगत छांट लिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए तो निम्न में से कौन सा युग्म, ये क्वेश्चन है नदी से, नदियों से अपवाह प्रणाली से, जो कि आपके सिलेबस में है। निम्न में से कौन सा युग्म बनास की सहायक नदियों का नहीं है? कौन सा युग्म है जो बनास की सहायक नदियों का नहीं है पूरी तरह से? ठीक है ना, मतलब यहां पे 3 युग्म तो ऐसे हैं जो बनास की सहायक नदियों के हैं, पर एक युग्म ऐसा है जो बनास की सहायक नदियों का नहीं है, ये बताना है आपको। देखो, कोठारी, बेड़च और गंभीरी, ये तो बनास की सहायक नदियां हैं। कोठारी, बेड़च, मानसी, ये भी बनास की सहायक नदियां हैं। मोरेल, मानसी और कोठारी, ये भी बनास की सहायक नदियां हैं। कोठारी, बेड़च, ये दोनों भी बनास की सहायक नदियां हैं, ध्यान देना। पर जो सागी है ना, ये लूनी की सहायक नदी है। किसकी है? लूनी की। इसी की वजह से ये डी वाला यहां से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला युग्म पूरी तरह से बनास की सहायक नदियों का नहीं है, बाकी तीनों युग्म बनास की सहायक नदियों के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है भाई स्वतंत्रता सेनानी, पुस्तकों से संबंधित है। अब इतिहास कल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से। देखो, निम्न में से कौन सी रचना मेघराज मुकुल नाम पढ़ते सेनानी मत लगा देना, ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, फटाक से हमें याद रहता है मेघराज मुकुल की सेनानी है। ठीक है, हाड़ी रानी की जो चर्चा हुई है इसके अंदर, सेनानी के अंदर। देखो, निम्न में से कौन सी रचना मेघराज मुकुल की नहीं है, यह बताना है। और आपको पूरी तरह से ये याद है कि सेनानी तो मेघराज मुकुल की है, बाकी 3 भी याद रखनी है उदय। देखो, सेनानी की मेघराज मुकुल की है सेनानी। चौरी नामक रचना भी है किसकी? मेघराज मुकुल की। आणरी बात, ये भी मेघराज मुकुल की है, पर किरतार बाउनी ये वाली नहीं है मेघराज मुकुल की, ये दुर्सा अडा की है। फिर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन संख्या 11 नहीं है, 12 है वैसे। देखो, अब आगे बात करें, निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? कौन सा सही विकल्प नहीं है? एक तरफ रचना पुस्तक दे रखी है और उसके सामने लेखक या रचयिता आपको बताना है, सही सुमेलित या सही सुमेलित नहीं है। खुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की है, बिल्कुल सही बात है। सगत रासो किसकी है? गिरधर आसिया की है, यह भी सही बात है। एक लिंग महात्म्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कहना व्यास की है, यह भी सही बात है। कूले माला जय सिंह सूरी की नहीं है, किसकी है? उद्योतन सूरी की है। किसकी है बताओ? उद्योतन सूरी की है। किसकी है? उद्योतन सूरी की है। और इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख है, और इसके अंदर मरुभाषा भी सम्मिलित है। कौन सी है? मरुभाषा भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे कला संस्कृति के अंदर जो संस्थान होते हैं उनसे संबंधित है। निम्न में से कौन सा संस्थान सही सुमेलित, देखो सही सुमेलित नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? उदयपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी कहां पर है? उदयपुर में है।
रूपायन संस्थान भी कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, ये भी सही है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जयपुर में नहीं है, ये भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा किससे? राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर चित्रकला से। किससे है? चित्रकला से। मैं आपको सिलेबस का अपने पॉइंट बिंदु का नाम भी बताता जा रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन चित्रकला से है, ये इस संस्थान से है, ताकि आपको सिलेबस बार बार माइंड में रिवाइज होता रहे। महिला चित्रकार कमला और इलायची का संबंध मेवाड़ की किस शैली से है? मतलब कमला और इलायची इन दोनों का संबंध मेवाड़ शैली से ही है। कहां से है? मेवाड़ शैली से है। पर मेवाड़ शैली की भी कौन सी उपशैली है जिससे इनका संबंध है? यही तो है मोस्ट क्वेश्चन। उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली या फिर चावंड शैली? बात करें इसकी तो नाथद्वारा शैली इसका सही जवाब है। इससे संबंधित है कमला और इलायची। फिर देखो क्वेश्चन संख्या 15 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 15 है अभिलेख से। देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पहली लाइन बहुत आ जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना, फिर भी नहीं आती है बहुत सारों को। ये क्वेश्चन आ जाए राजौरगढ़ कहां पर है? तो अलवर में है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, राजौरगढ़ का अभिलेख कहां से संबंधित है? अलवर से संबंधित है। ठीक है, बुच कला का अभिलेख कहां से संबंधित है? बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है। ये राजौरगढ़ ध्यान रखना कहां से संबंधित है? अलवर से। बुच कला का अभिलेख बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है। भ्रमर माता का अभिलेख छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से है। ध्यान रखना, भ्रमर माता का अभिलेख छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से है। और बड़ली का शिलालेख चित्तौड़ से नहीं है। ध्यान रखें, बड़ली का जो शिलालेख है, बड़ली का शिलालेख भाई चित्तौड़ से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, ये अजमेर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? अजमेर से। तो ये वाला डी वाला ही क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ हम बात करें। देखो, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन, देखो इनका संबंध किससे है? चावंड शैली से है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखें। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। देखो ये भी याद कर लीजिए कि रागमाला का चित्रण किसने किया? नसरुद्दीन ने। किस शैली संबंधित है? चावंड शैली से संबंधित है। ठीक है ना। फिर देखो, किस शासक के संरक्षण में किया था इसका चित्रण? किस शासक के संरक्षण में किया था? क्या महाराणा प्रताप या फिर कर्ण सिंह या फिर अमर सिंह प्रथम या फिर जगत सिंह प्रथम? ध्यान रहे, अमर सिंह प्रथम के समय चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, देखो निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? ये दुर्ग से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? इस चीज पे ध्यान रखें। देवी सोहरा माता का प्राचीन मंदिर, नहीं सुना होगा आपने ये। ठीक है ना, देवी सेहरा माता है ना, देवी सेहरा माता का प्राचीन मंदिर शहर दुर्ग में स्थित है। और मैं आपको बता दूं शहर दुर्ग कहां पर स्थित है? ये सवाई माधोपुर में है। कहां पर है बताओ? सवाई माधोपुर में है ये शहर दुर्ग। ठीक है, देवी सेहरा माता का प्राचीन मंदिर है इस दुर्ग के अंदर, शहर दुर्ग में, जो कि सवाई माधोपुर में है। गुम्मट का दुर्ग कहां पर है? बिल्कुल सही है, धौलपुर के अंदर ही है गुम्मट का दुर्ग। ठीक है, सज्जनगढ़ का दुर्ग बांस दर्रा पहाड़ी पर स्थित है। बिल्कुल सही है, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में बांस दर्रा पहाड़ी पर स्थित है। जूनागढ़ का किला रोहिणी नदी के किनारे है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जूनागढ़ का किला कहां पर है? बीकानेर में। अब बीकानेर में तो कोई नदी ही नहीं बहती है ना, कोई नदी नहीं बहती है, इस चीज का ध्यान रखें। तो फिर उसके किनारे नदी कैसे रहेगी? तो ये वाला डी असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन संख्या 18, ये है हमारे किससे? सभ्यता से क्वेश्चन है। किससे है? सभ्यता से। अब देखो, ये आहट बोलो या फिर इसको क्या बोलो आप? आहड़। ठीक है, और ये क्या है? बेराट। देखो, निम्न में से कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है? कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है? कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध ताम्रयुगीन से नहीं है? ठीक है ना, आहड़ का है। इस आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट भी कहा जाता है। गणेश्वर का है, बिल्कुल है। ठीक है, ध्यान रखना। बालाथल का, इसका भी है, पर बेराट का नहीं है भाई। किसका नहीं है? बेराट का नहीं है। बेराट का लोहा युगीन से है। किससे है? लोहे से। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 को देखिएगा। ओसिया जोधपुर में, कहां पर? ओसिया जोधपुर में, जो कि राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है,
महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल? तो वत्सराज प्रतिहार के समय में हुआ था। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है संत संप्रदाय से, किससे है? संत संप्रदाय से संबंधित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। राम स्नेह संप्रदाय का प्रार्थना स्थल जहां गुरु का चित्र रखा जाता है क्या कहलाता है? राम स्नेह संप्रदाय के अंदर प्रार्थना स्थल पर गुरु का चित्र रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? राम रखी कहते हैं या फिर राम द्वारा या गुरुधाम या राम स्नेही कहते हैं? जल्दी बताओ फटाक से आंसर। राम द्वारा इसका क्या है? सही जवाब रहेगा। और अपने माइंड में एनालाइज करके देखें कि क्या मुझे वाकई रियल में क्वेश्चन अच्छे से कर पाता मैं एग्जाम के अंदर इस तरह के, तो ध्यान रखें जरूर, है ना। और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वहां में कर लेता, ये तो ऐसे थोड़ी ना आते, बिल्कुल ये पैटर्न इतना ये नहीं है, ना तो हार्ड है ना ही लो है, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण और आपके सिलेबस के अनुसार ही है, तो कम से कम प्रयास करें आप इनको राइट करने का, ठीक है। चलो देखो, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? त्योहार दे रखे हैं, उसके सामने तिथियां दे रखी है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बूढ़ी तीज कौन सी तीज बताओ? ये बूढ़ी तीज है जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस तीज को सातोड़ी तीज भी कहते हैं और इसी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है, ठीक है। तिथि जरूर याद रखें, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। हरतालिका तीज की बात करें, भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है, ठीक है। यहां तक फिर देखो, गुरु पूर्णिमा क्या ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाते हैं क्या? क्या गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाते हैं क्या? बिल्कुल, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वारा में मनाते हैं। कहां पे मनाते हैं? नाथ द्वारा में। कहीं जगह उदयपुर भी ऑप्शन में आ जाता है, पर ध्यान रखें गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी नाथ द्वारा के अंदर है, ये भी राइट है। पर गुरु पूर्णिमा वाला यहाँ पर गलत दे रखा है। इस गुरु पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को नहीं मनाते हैं, ध्यान रखें। गुरु पूर्णिमा जो मनाते हैं ये मनाते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को। कब मनाते हैं बताओ? आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। तो ध्यान रखें, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं और इस आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन संख्या 22। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, पर गलत हो सकता है पढ़ के नहीं जाएंगे तो, ठीक है। देखो, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? इजी है ना, पर राइट हो जब भी है मेन तो। भाग शुक्ल सप्तमी, पोष शुक्ल सप्तमी, माह कृष्ण सप्तमी या पोष कृष्ण सप्तमी, ये बताना है। देखो, पोष शुक्ल सप्तमी इसका सही जवाब रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है पोष शुक्ल सप्तमी के दिन। इस क्लास के माध्यम से आपका टेस्ट भी होना है, एक तरह से टेस्ट भी चल रहा है, अच्छे क्वेश्चन भी सामने आ रहे हैं, रिवाइज भी हो रहा है और आप स्पीड से फटाफट इस क्लास को देख भी सकते हो बिना समय खराब किए। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर सारे सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं। फिर देखो, निम्न में से कौन सा मेला है? निम्न में से कौन सा मेला है जो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी मतलब 13, ठीक है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से संबंधित नहीं है? कौन सा मेला है जो फाल्गुन के महीने में फाल्गुन कृष्ण 13 के दिन नहीं भरता है, नहीं संबंधित है उससे, बताना है। शिवरात्रि मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर का फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से संबंधित है, ठीक है। एक लिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में संबंधित है, ठीक है। सोरत, ये क्या है? सोरत त्रिवेणी मेला मेनाल भीलवाड़ा में जो त्रिवेणी संगम है वहां पर सोरत त्रिवेणी मेला मेनाल भीलवाड़ा में संबंधित है, ठीक है। तिलस्मा महादेव मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तो है, पर फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से नहीं है, ध्यान रखना है। फाल्गुन पूर्णिमा में है। कहां से संबंधित है? फाल्गुन पूर्णिमा से संबंधित है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो डी वाला ये क्या हो जाएगा? असंगत। देखो, ऐसे भी पैटर्न है जो आपके सामने आ सकते हैं। फिर देखो, आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। निम्न में से कौन सी मृत्यु की रस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी मृत्यु की रस्म नहीं है? यहाँ पे 3 तो मृत्यु की रस्म है, पर एक मृत्यु की रस्म नहीं है, वो ढूंढनी है आपको, ठीक है। क्या मुकलावा मृत्यु की रस्म है या नहीं है? लेण, बिखेर या पानीवाड़ा, बताओ। देखो, ये जो लेण होता है ये क्या होता है? मृत्यु भोज में जो बर्तन देते हैं ना, बर्तन देते हैं, बर्तन बांटते हैं, उसको कहते हैं लेण। तो ये तो मृत्यु भोज से संबंधित हो गया। बिखेर, जो सिक्के बिखेरते हैं ना, उसको मृतक पे जो सिक्के बिखेरे जाते हैं उसे बोलते हैं बिखेर।
पानीवाड़ा, जो 90 दिन जो कार्यक्रम होता है, एक तरह से मृत्यु होती है तब, तो वो उसे पानीवाड़ा बोलते हैं, जो स्नान किया जाता है, ठीक है। पर मुकलावा जो है ये किससे संबंधित है, ये विवाह से संबंधित है, और एक तरह से क्या है, जो गोना होता है ना, गोना, वो वही रस्म है मुकलावा, ठीक है। चलो गोना देते हैं जो। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 25। क्वेश्चन संख्या 25 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म है, निम्न में से कौन सा युग्म है जिसमें सभी आभूषण गले से संबंधित हैं। मतलब ऐसा युग्म बताना है, ऐसा जोड़ा बताना है, एक नहीं दो नहीं, इसके अंदर सबके सब किसके होने चाहिए, गले के आभूषण होने चाहिए। ऐसा युग्म आपको ढूंढना है जिसके अंदर सारे क्या हो, गले के आभूषण होने चाहिए। ऐसा युग्म आपको ढूंढना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। देखो, तुलसी गले का है, हालरो गले का है, चंपाकली गले का है। ये तीनों के तीनों किसके, आपको याद भी कर लेने हैं, ये किस किसके हैं, ये सब किसके हैं, गले के आभूषण हैं। तो कंदोरा किसका आभूषण है, कमर का आभूषण है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सभी गले से संबंधित नहीं हुए। सुरलिया किससे संबंधित है, ये कान से संबंधित है, किससे है, कान से। और तगड़ी किससे संबंधित है, ये कमर से संबंधित है। और बजंटी और तुलसी किससे संबंधित है, ये गले से संबंधित है, ठीक है। फिर देखो, जालरो, डुस्सी, निबोरी, खुंगाली, ये सब के सब किससे संबंधित हैं, गले से संबंधित हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जालरो, हालरो, टुस्सी, निबोरी, खुंगाली, ये सब किससे हैं, गले से हैं। हार, मांदलिया, ये दोनों भी किससे हैं, गले से संबंधित हैं, ठीक है। ध्यान दे, नेवरी की बात करें और नोगरी की बात करें, नोगरी हाथ से संबंधित है और नेवरी पांव से संबंधित है। किससे संबंधित, पांव से। देखो कितने आभूषण आपके तैयार हो गए एक साथ, ठीक है। तो ऐसे कवर करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है सबके सब, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 26 को देखिएगा। ये आपकी भाषा शैली से है, जो साहित्य भाषा वगैरह के चैप्टर हैं आपके। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। मतलब प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर ये, ठीक है ना। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, नहेड़ा मेवाती है, या कठेर मेवाती है, या भयाना मेवाती है, या फिर आरेज मेवाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं पढ़े रहते ना, डायरेक्ट गलती होते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन बच जाते हैं कभी कभी। अगर हमारी नजर में आ जाते हैं तो हम औरों से आगे हो जाते हैं इनको राइट करने के बाद, ठीक है। तो कठेर मेवाती इसका सही जवाब है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 27 को देखिएगा। ये बोलियों से है, आपके जो राजस्थानी बोलियां दे रखी है आपको, बोली और साहित्य भाषा, उससे है। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है। अब आपको पता है ढूंढानी क्षेत्र, ढूंढान क्षेत्र कौन सा वाला है, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढान क्षेत्र है। पर यहां बात बतानी है कि निम्न में से कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है। देखो बिना पढ़े आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, ध्यान रहना। ऑप्शन बिल्कुल वैसे जम के आते हैं कि आप तुक्का नहीं लगा पाओगे, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है। नागर चोल है क्या, राजावाटी ये भी है क्या, तोरावाटी या फिर शेखावाटी। चलो बताओ, नागर चोल, राजावाटी और तोरावाटी ये सब किसकी है बताओ। ये सब की सब किसकी बोलियां हैं, ढूंढानी की उपबोली हैं। पर शेखावाटी ढूंढानी की उपबोली नहीं है क्योंकि मारवाड़ी की उपबोली के अंतर्गत आती है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 देखो, कितने सोपान में सिरोही राजस्थान में विलय हुआ। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। अब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरण में हुआ था। अब इन 7 चरणों में से जो छठा चरण और एक चरण था कौन सा, 7वां चरण, ठीक है। तो सिरोही का कुछ हिस्सा तो इसमें हो गया था सम्मिलित, कुछ हिस्सा की बात कर रहा हूं मैं, क्या, कुछ हिस्सा, ठीक है, ध्यान देना। और उसके बाद में पूरी तरह सिरोही है ना, पूरी तरह सिरोही की बात करें, सम्मिलित हो गया था किसमें, विलय 7वें वाले में। तो छठे और 7वें दोनों चरणों के अंदर सिरोही क्या हुआ है, विलय हुआ है। तो कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है, 2 सोपानों में, ठीक है। एक तो छठे चरण में और एक 7वें चरण में। चलो आगे बढ़ते हैं और आप बताइएगा जरूर कि कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं। क्या लग रहा ही नहीं लग रहा है कि हम बिल्कुल एग्जाम जैसा फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर देखो, मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी, ठीक है। मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए
मत्स्य संघ को किसका हिस्सा बनाने के लिए, वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए जो गठित की गई थी समिति, उसका नाम क्या था, मोहन सिंह मेहता समिति, या फिर हीरालाल शास्त्री समिति, या पी सत्यनारायण समिति, या फिर डॉक्टर शंकर राव देव समिति। ध्यान देना, डॉक्टर शंकर राव देव समिति इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 30। ये किससे हमारा, ये आंदोलन से है, भील आंदोलन, जैसे कि जनजातीय आंदोलन, उनसे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अब आपको विकल्प क्या बताना है, सही बताना है, इसमें नहीं मत ढूंढना, सही है भाई वो बताना है। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई, ये बता के ऑप्शन मत भर देना, पूरा पढ़ना प्रश्न लास्ट तक, ठीक है। देखो, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई, सही बात है। एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया, ये भी सही बात है। भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने करी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, किस जनजाति को, भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने करी, ये भी सही बात है। सभी कथन सही है, डी वाला विकल्प यहां पर सत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? मतलब अंग्रेजों की तरफ से कौन थे संधि करने वालों में, अंग्रेजों की तरफ से कौन थे भाई बातचीत करने वाले? वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। कौन थे? ये थे चार्ल्स मेटकॉफ थे। कौन थे बताओ? मेटकॉफ थे, चार्ल्स मेटकॉफ, ये वाला राइट रहेगा। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला 32 क्वेश्चन देखिएगा। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ भील कोर? वैसे तो मेवाड़ भील कोर खाना बदोश के नाम से ही मेवाड़ भील कोर का गठन वैसे तो 1837 के लगभग हो गया था, पर पूरी तरह जो कंप्लीट की बात करें 1841 के समय पर, यह चीज ध्यान रखना, ठीक है। मेवाड़ भील कोर का क्या हुआ है? गठन हुआ है। महाराणा जयसिंह, जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह नहीं, महाराणा सरदार सिंह का भील कोर गठन किया गया किस शासक के कार्यकाल में? तो महाराणा सरदार सिंह के कार्यकाल में। चलो मोस्ट क्वेश्चन है भाई, सभी मोस्ट ही हैं, वैसे पढ़ने वाले सब समझ गए होंगे कि सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर देखो 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब क्रांति के संदर्भ में, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सी बात यहां पर सही नहीं बता रखी है, ये बताना है। 1857 के नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, मोस्ट लाइन है ये। उसके बाद देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहां के एजेंट गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये देखो दूसरी मोस्ट बात, ठीक है, कि 1857 क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। क्वेश्चन याद कर लेना हर एक ये, अगर याद नहीं है तो। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई, बिल्कुल सही बात है। ब्यावर अजमेर से हुई क्या? बिल्कुल ये गलत बात हो गई, ब्यावर से नहीं हुई। कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। ब्यावर खेरवाड़ा में तो कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था, ठीक है। फिर देखो नसीराबाद से हुई थी, तो यहाँ अगर यहाँ नसीराबाद होता तो ये लाइन सही हो जाती, इसलिए ये वाली बात यहाँ पर सही नहीं है। पर आपको आंसर सिखा के जा रही वाली लाइन जरूर ध्यान रखे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनी आती, बिल्कुल सही बात है, पर ये वाली सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 34। देखो उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई है? फरवरी 1883, 81, 75 या फिर 83? 1883 के समय, ठीक है। कहां पे है ये? उदयपुर में। फिर देखो अगला क्वेश्चन, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? 1908 में की है, जयपुर में की है वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने करी? विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी या हीरालाल शास्त्री? इसका सही जवाब है अर्जुन लाल सेठी ने। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 36। देखिएगा निम्न में से कौन सा कथन केसरी सिंह बारट के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो केसरी सिंह बारट के संबंध में सही नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो कि इनका संबंध कहां से है? इनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ है, देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इनका जन्म
21 नवंबर 1882 को हुआ है क्या? ये गलत बात है, ठीक है। 1882 को नहीं, 1872 के समय हुआ था, ठीक है। तो ये वाली बात सही नहीं है। इनके प्रमुख रचना है चेतावनी का चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया इनकी प्रमुख रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चेतावनी रा चुंगटिया के अंदर 13 सोरठे हैं। कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे हैं। और राजा फतेह सिंह को रोका गया था। केसरी सिंह बारट वीर भारत सभा का गठन किया। केसरी सिंह बारट ने क्या किया? वीर भारत सभा का गठन किया है। ये लाइन भी मोस्ट है, ठीक है। ये भी मोस्ट है, जन्म वाली भी सही कर लेना इसको, ठीक है। तो ये वाला यह संगत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 37 की तरफ। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी या छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया था? मतलब किसने अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर, क्या नाम रखकर? अमरदास बैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया था, है ना। तो बताओ, जोरावर सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारट या अर्जुन लाल सेठी? बताओ फटाक से आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जोरावर सिंह बारट आएगा इसमें। फिर देखो क्वेश्चन संख्या 38 की तरफ देखिएगा। हीरालाल शास्त्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? हीरालाल शास्त्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ है। 1899 ईस्वी में हुआ है क्या? सही बात है क्या? 1945 में जीवन कुटीर नामक, ये लाइन मोस्ट है। देखो चारों जो बिंदु आते हैं बहुत इंपोर्टेंट है, गुणा कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो 1945 में जीवन कुटीर नामक संस्था स्थापित करी थी हीरालाल शास्त्री ने, पर 1845 में नहीं करी, सॉरी 1945 में नहीं करी है, 1935 के समय करी है। कब करी है? 1935 के समय जीवन कुटीर नामक संस्था स्थापित करी थी इन्होंने 1935 के समय। इनका लोकप्रिय गीत कौन सा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। क्वेश्चन आ सकता है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किसका लोकप्रिय गीत है? हीरालाल शास्त्री जी का। इनकी आत्मकथा का नाम प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र था। क्या था? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो ये बी वाला ऑप्शन यहां से रॉन्ग हो जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि 1935 यहां पे आना चाहिए था, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 39 पर। देखो यह है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। देखो किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक, कौन? विजय सिंह पथिक। देखो इनको भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भूप सिंह। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? किसके पास आए? पहली बात तो ये खरवा ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आए। मतलब किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आए थे? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आए थे किसके कहने पर? या सचिंद्र सान्याल के कहने, सचिंद्र सान्याल पे, या फिर रास बिहारी बोस, या फिर साधु सीताराम दास, या केसरी सिंह बारट, या फिर केसरी सिंह बारट। देखो रास बिहारी बोस इसका सही जवाब है। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं उसमें, वो ध्यान रखें अच्छे से आप। निम्न में से कौन सा असंगत है? अभी प्रजामंडल है जिसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत दे रखा है। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल सही बात है। डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है भोगीलाल पांड्या, ये भी सही बात है। सिरोही प्रजामंडल से त्रिलोकचंद माथुर है क्या, ये बताना है। या फिर धौलपुर प्रजामंडल से कृष्णचंद पालीवाल है क्या, ये बताना है। धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है कृष्णदत्त पालीवाल, सही है ये भी। पर सिरोही प्रजामंडल से गोकुल भाई भट्ट है, कौन है बताओ? गोकुल भाई भट्ट हैं, ध्यान रखना, गोकुल भाई भट्ट हैं, त्रिलोकचंद माथुर नहीं है। त्रिलोकचंद माथुर का संबंध कहां से है? करौली से है। कहां से है? करौली से है। तो ये वाला यहाँ पे असंगत हो जाएगा। बताओ दोस्तों, इन 40 क्वेश्चन मतलब आपके 80 अंक, कितना मजा है आपको, है ना। तो ऐसा टेस्ट ध्यान रखें आप, ठीक है। और अपनी तैयारी को इसी तरह से अंदाज में, इसी लेवल पे और अच्छे तरह से तैयार करते जाएं। सभी क्वेश्चन कठिन नहीं होते, आपने देखा होगा। कुछ क्वेश्चन बीच में आपको आते रहेंगे, कुछ में आपको थोड़ी पढ़ाई काम आएगी, थोड़ा रिवाइज काम आएगा। हर चीज का ध्यान रखें, रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।